सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा वीडियो, एक वीडियो के अंदर आपको दुनिया की तमाम सिर्फ बड़ी बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। ईरान पर हमारी 24/7 नज़र है, लेकिन इस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, रशिया किसी और देश पर हमला करेगा ऐसे दावे किए जाते थे, लेकिन अमेरिका कहता था कि नहीं, रशिया किसी और मुल्क पर, नाटो के किसी देश पर हमला नहीं करेगा। ये सब फर्जी बातें हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि अमेरिका ने खुद कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस से पता चला है कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ टाइम में रशिया पोलैंड पर हमला करने वाला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। और अमेरिका ने कहा है कि इसके पीछे रशिया की मंशा ये है कि हम एक नाटो के देश पर, पोलैंड जैसे देश पर हमला करके ये चेक करें कि फिर नाटो का क्या रिएक्शन होता है, क्या करेंगे नाटो के देश अगर हम उनके किसी साथी पर हमला कर दें। तो दोस्तों, इलाके में दूसरी तरफ तनाव बढ़ गया है। रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोप भी पूरी तरह से रूस के खिलाफ है। देखिए, नाटो की मीटिंग भी होने वाली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दे दी है कि हमारे देश पर रूस काफ़ी बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड के सरकार के एक अधिकारी ने एक्सेप्ट किया है कि हो सकता है, हम मान रहे हैं इस बात को, कि हमारी सरकार ने चुपके से, खुफिया तौर से यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दिए हों, जिसकी वजह से हम रशिया की नज़रों में आए हों। और दोस्तों, उधर जहां व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप अपना दोस्त कहते हैं, वहीं आप ये समझ लीजिए कि दोनों के बीच 90 मिनट बात हुई है फ़ोन पर। तो जाहिर सी बात है, बातें बहुत सारी हुई होंगी। गुलाबी सुअर इतनी आसानी से बताएगा नहीं, और राष्ट्रपति पुतिन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो भी अपनी सारी बातें बोल दें। वहीं रशिया ने, ये बात सच है कि यूक्रेन पर काफ़ी बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव पर रूस ने बहुत बड़े हमले किए हैं। पूरा कीव दहल गया है। अब जब नाटो के देशों को खतरा है, किसी देश को अगर ये खतरा महसूस हो रहा है कि उस पर रूस हमला कर सकता है, और वो नाटो में है, तो वो क्या करेगा? बल्कि नाटो रूस के आसपास अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। सन 2026 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जनवरी से अब तक भाई यूक्रेन रूस की 194 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर चुका है यूक्रेन। तो रशिया का गुस्सा जायज़ ही है। यूक्रेन को लगा है बड़ा झटका। तस्वीर देखिए, यूक्रेन के कई और गांवों पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। रूस का झंडा यूक्रेन के कई और इलाकों पर लहरा दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर जो वहां ऑयल रिफाइनरी है, दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला किया कि दुनिया हिल गई है। रूस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल नजर आ रहे हैं। उधर रूसी अधिकारी ने ऐलान करके बताया है कि हमने यूक्रेन की कैपेबिलिटीज को कम कर दिया है। वो अब रूस में, हमारे मुल्क में लॉन्ग रेंज की मिसाइलें लॉन्च नहीं कर सकता। खुद व्लादिमीर पुतिन ने कंफर्म किया है
कि दुश्मन यानी यूक्रेन रूस के सिविलियंस इलाके में कई और बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, पुतिन ने आगे ये भी कहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरह से हमारे सिविलियंस इलाकों पर हमले जारी रखेगा तो हम अपने सिक्योरिटी जोन बढ़ा देंगे। सन 2022 में एक रूस का पाइपलाइन रूस से निकलता हुआ समुद्री रास्ते से दूसरे मुल्क जा रहा था। उस पाइपलाइन के जरिए गैस एक्सपोर्ट करता था रशिया और वो बहुत बड़ी पाइपलाइन थी। 2022 में वहां धमाका होता है, पाइपलाइन तबाह हो जाती है। रशिया ने तभी कह दिया था कि ये यूक्रेन का काम है और यूक्रेन ने मना कर दिया था, ये हमने नहीं किया है। अब तीसरा देश है जर्मनी, जो पूरी तरह से यूक्रेन का साथ देता है। उसकी रिपोर्ट है, न्यूज़ आर्टिकल छप चुका है, अल जजीरा तक ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। जर्मनी के जज ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि जर्मनी की इन्वेस्टिगेशन में एक यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। सारी चीज़ें कंफर्म की गई कि भैया पता ये चला है इन्वेस्टिगेशन में कि यूक्रेन का ये नागरिक है, इसी ने रूस की गैस पाइपलाइन को उड़ाया था। वहीं यूक्रेन रूस पर लगातार अभी भी हमले कर रहा है। रूस के बेलग्राड के इलाके पर कितना बड़ा हमला यूक्रेन ने किया है, देखिए। यूक्रेनियन इजरायली एक व्लॉगर यूट्यूबर अपने घर के अंदर बैठकर कोने में व्लॉग बना रहा था और रूस की बुराई कर रहा था, कमज़ोर दिखा रहा था और कह रहा था कि रशिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक तरफ ये बात वो कह रहा था, उसी वक्त दूसरी तरफ रूस का उसके ही इलाके पर हमला हो गया और भाई साहब पूरी तरह से इसके अंडे इसके मुंह में आते हुए नजर आ रहे हैं। Кому Латынина или мне, не знаю. Ну, чтобы вы понимали, могу только предполагать. Страшно очень просто, да. Могу только предполагать, что это नेटो के चीफ ने जहर उगलते हुए कहा कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग खत्म भी हो जाती है तब भी रशिया हमारे लिए, नेटो के लिए खतरा रहेगा। वहीं मेरे दोस्तों, अब खबर आगे की सुनिए। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आप सभी को मालूम है। भारत के खिलाफ चाइना तमाम आसपास के देशों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में हमारा जो फाइटर जेट है राफेल, उसका तोड़ चीन के पास और पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने इस बारे में रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने अब J-35AE स्टील्थ फाइटर जेट चीन से लेने की तैयारी की है, जिसमें अब चीन ये भी कर रहा है कि पाकिस्तानी पायलटों की खुफिया ट्रेनिंग कर रहा है। राफेल के खिलाफ J-35AE स्टील्थ जेट तैयारी कर रहा है, सबूत लीक हो गए हैं। चीन की सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने J-35AE का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पायलट को J-35AE विमान के साथ देखा जा रहा है। कई तरह की बातें हो रही हैं। 100 की सीधी बात यह है कि चाइना पाकिस्तान के पायलटों को हमारे राफेल को मार गिराने की ट्रेनिंग अपने फाइटर जेट के द्वारा दे रहा है। उधर पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा चले तो मैं बताऊं आपको, भाई बलोच संगठन ने पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया। दावा किया कि हमने एक विस्फोटकों से भरे हुए गाड़ी जो चल रही थी, काफिला चल रहा था पाकिस्तानी फौज का, उस पर हमला किया, बड़ा विस्फोट हुआ, 30 पाकिस्तान के फौजी कत्ल कर दिए। BLA ने दावा किया है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो उधर बलोच पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं एक मैटर जो मैं आपके सामने लगातार रख रहा हूं, POK में रहने वाले जो कश्मीरी हैं
उन पर पाकिस्तान फौज का जुल्म और सितम इतना ज़्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान की वहाँ जो पीओके में रहने वाले कश्मीरी हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 40,000 लोग अब पिछले 72 घंटे में पीओके में पाकिस्तान फौज के खिलाफ उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज ने उन 40,000 की भीड़ पर गोलियां चला दी। अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि लोग मारे गए कि नहीं, लेकिन ये कंफर्म किया जा रहा है कि कई लोग पाकिस्तानी आतंकवादी फौज के आतंकी हमलों में घायल हुए हैं। ये भी बात सच है कि हम पाकिस्तान को निठल्ला, आवारा, फटीचर, गरीब सब कुछ कह लें, लेकिन पाकिस्तान पूरा फोकस अपनी ताकत और फौज पर कर रहा है। चीन की मिसाइल फौज की तरह, रॉकेट फोर्स की तरह, ठीक ऐसे ही पाकिस्तान भी अपनी रॉकेट फोर्स बना रहा है। मेरे दोस्तों, चीन का एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान। उसकी एक खास ताकत चाइना ने कंफर्म की है कि उसके अंदर एंटी टॉर्पीडो सिस्टम लगा हुआ है। यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान और चाइना के पास होता है और हमको ये अकल है कि हमारे पास समुद्र के अंदर दौड़ने वाली सबमरीन है और उससे हम टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं पाकिस्तान चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। तो चाइना ने कंफर्म कर दिया है कि उस टॉर्पीडो को रोकने की क्षमता हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में है। नेपाल की बालेन सरकार आई तो उसने बॉर्डर को, भारत के साथ जो बॉर्डर है उसका, जो आज तक मौत मस्त चल रहा था, खराब कर दिया, सख्त कर दिया, कानून बदल दिया। और भारत से अगर कोई चीज़ जा रही थी या आम लोग भी लेकर जाते थे तो उन पर भी सख्ती शुरू कर दी, टैक्स लगाना शुरू कर दिया और कई तरह की सख्तियां कर दी। तो जिस पर भारत सरकार भड़की और भारत ने कहा ठीक है लाला, कर लो जो तुम्हें करना है, लेकिन अब जो तुम अपनी जो चाय हमें एक्सपोर्ट करते हो ना, उसकी क्वालिटी, उसकी मेंटेनेंस हम सब चेक करके लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। अब ऐसे में बालेन सरकार को बड़ा झटका था। हमें लगा हमारी यहाँ जीत हो गई, लेकिन नेपाल ने खेल कर दिया। अब नेपाल वो चाय हमें ना बेचकर चाइना और पाकिस्तान को बेचने की ताक में है और बात करने की उन दोनों से कोशिश कर रहा है। ईसाइयों की और मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत ब्रिटेन में हुई है, आप सोच नहीं सकते। और हिंदुओं को अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे बाप में अगर दम है मोदी में, तो बर्तानिया पर हमला करके दिखाओ, ब्रिटेन का बाइकआउट करके दिखाओ। मैं बता दूं आपको हुआ क्या है। ब्रिटेन में एक शहर है कैम्ब्रिजशायर। यहां वाहिद एक ऐसी जगह है ये जहां पर न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा, न किसी और धार्मिक स्थल को, न मंदिर को आप देखेंगे। अब ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने बर्तानिया गवर्नमेंट से मांग की कि आप हमें यहाँ जगह दीजिए लीज पर, हम अपना मस्जिद, अपनी मंदिर और अपना गिरजाघर, तीनों कम्युनिटी ने कहा हम बनाएंगे। हिंदुओं को राम जी मतलब का अपमान करते हुए करके देखो, अब ब्रिटेन के खिलाफ करके देखो कुछ, अब तुम अंडुओ। तो दोस्तों हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की मुसलमानों को मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी, ईसाइयों को गिरजाघर के लिए ज़मीन दे दी और हिंदुओं को तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि हम हिंदुओं को मंदिर के लिए ज़मीन नहीं देंगे। वजह क्या है? क्या बर्तानिया की सरकार ने अच्छे से रिसर्च कर लिया है कि मंदिर के नाम पर क्या करते हैं ये लोग, और ये इतने घटिया हैं कि राम मंदिर इनके ही मुल्क में जो सबसे बड़ा है वहाँ पर इन्हीं की सरकार में दबाकर चोरी होती है, और सवाल करने पर अगर कोई मुसलमान भी सवाल कर दे रहा है तो पिंकी चौधरी जैसे लत भैसड़ गणचट्टे सरकार के आके कहते हैं कि हिंदुओं का चढ़ावा था, हिंदुओं ने लूट लिया तो कोई कुछ ना बोले। ये तमाम चीज़ दुनिया देख नहीं रही क्या? ब्रिटेन ने मना कर दिया कि मंदिर के लिए हम नहीं देंगे। अब ईसाइयों और मुसलमानों की ये सबसे बड़ी जीत हो गई, क्योंकि लीज के लिए 999 साल के लिए
भाई लगभग 1000 साल के लिए मुसलमानों को लीज पर ज़मीन दे दी गई है और ईसाइयों को भी दे दी गई है, और हिंदू जो हैं वहाँ रहने वाले आरएसएस ये जितने भी संघ वाले हैं सबको झटका लग गया है। अब यहाँ पर मैं मांग करता हूँ तमाम अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि थोड़ा जिगरा दिखाओ, बरतानिया से तमाम रिश्ते तोड़ दो, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को गाली बको और ब्रिटेन की गवर्नमेंट का बाइकआउट करो। आरएसएस और हिंदू संगठनों को काम पे लगाओ। यहाँ आपके यहाँ दिल्ली में शहर में, हाँ वहाँ ब्रिटेन की एम्बेसी है, वहाँ जाकर कोई भी लुलू संगठन हो, हिंदू संगठन हो, नूनू संगठन हो, जाकर उनसे कहिए कि एक बार प्रदर्शन करे। और अभी अभी जो मोदी सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन से शुरू किया है वो भी ख़त्म करके दिखाए। और हिंदू संगठनों तू बोलना आला है नहीं, तालियां निकल दी। बताओ, मुल्लों को ज़मीन दे दी और ईसाइयों की तुम बाइकआउट कर रहे हो यहाँ, और बरतानिया उनको जगह दे, मंदिर को जगह नहीं दी भाई साहब। लेकिन तमाम हिंदू आवाज़ नहीं आ रही, चुप हैं यार अंधभक्त सारे, बोलो ना यार प्लीज। मेरे दोस्तों, भारत के अंदर बीजेपी में जो भी नेता अपने अपने पद पर है वो उसका जितना फ़ायदा उठा सकता है उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे चोर हैं और हर चोर सोच रहा है कि ज़्यादा चोरी मैं कर लूँ। अब नितिन गडकरी का जितना मैं फ़ैन था शायद ही कोई मुसलमान उतना उनका फ़ैन होता। मैं जब कानपुर, लखनऊ, दिल्ली ये तमाम सड़कों पर बाय रोड गया तो मैंने तारीफ़ें भी की थी कि भाई बहुत बढ़िया रोड बनाया है। ठीक है भाई, हम टोल देना पड़ रहा है, हर जगह टोल देना पड़ रहा है, बट इट इज़ ओके फॉर मी कि चल ठीक है भाई, कम से कम फैसिलिटी तो सही मिल रही है। और मान लीजिए आदमी को कोई चीज़ पसंद आती है तो थोड़ा बहुत वो इग्नोर चीज़ों को कर देता है कि चल ठीक है, यहाँ जल्दी गड्ढा हो गया है, यहाँ थोड़ी सड़क टूट गई है, लेकिन 99% सड़कें बहुत बढ़िया बनी, तारीफ़ की। और नितिन गडकरी जो है, चाहे आप उसको आरएसएस का आदमी कह लीजिए, लेकिन मतलब स्वभाव से वो आदमी मुझे सही लगते थे। लेकिन जब यार आप अपने औलाद को कामयाब करने के लिए पूरे देश के एल लगा दोगे तो भाई आप कितने ही अच्छे हो, मुझे क्यों अच्छे लगोगे यार। भाई साहब, एक तो पेट्रोल डीजल के दाम अब सस्ते होने चाहिए, सरकार ने मना कर दिया कि नहीं जी सस्ते नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि अंधुओं ने, अंधभक्तों ने इतना शोर मचाया पिछले कई साल से, आपने सुना कि ये कहते हैं हम तो 5000 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा तो हम ले लेंगे 5000 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर मिलेगा तो हम वो भी ले लेंगे। अब मोदी जी इतने सीरियस हो गए और ख़ासकर गडकरी इतने ज़्यादा सीरियस हो गए, यार हमने तो अंधभक्त बनाए 2014 से, ये तो लेंगे। अच्छा, अंधभक्तों को पेट्रोल में मिलावट, भाई पेट्रोल में गन्ने का जूस नहीं, गन्ने के जूस में पेट्रोल मिला रहा है अगला इंसान ताकि उसके बेटे का फ़ायदा हो सके। एथेनॉल बनाने के लिए पानी कितना वेस्ट हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, सबको पता है। लेकिन नितिन गडकरी बिल्कुल ज़िद्दी आदमी, उसके खिलाफ बोल रहा है, मानहानि का केस कर रहा है अगला आदमी। लेकिन क्या उससे सच दब जाएगा? ऐसा नहीं है। अब भैया E20 तेल मोदी, अच्छा सारे पेट्रोल में, सारे के सारे पेट्रोल में मिलावट कर दी गई है। यहाँ तक कि डीजल बचा था तो वो भी गडकरी साहब ने कह दिया कि उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी बजाऊंगा मैं। ऐसे कैसे? तो भाई साहब, पेट्रोल में E20 क्या है? यानी पेट्रोल के अंदर 100% जो पेट्रोल है उसमें 80% पेट्रोल कर दिया, 20% गन्ने का जूस डाल दिया उसमें, हो गया जी आपका इथेनॉल E20। E100 तक की बात हो रही है, यानी पूरा गन्ने का जूस। कल मैं गन्ने का जूस पी रहा था, मैंने कहा भाई एक काम कर, 1 गिलास तो मुझे दे दे, बाकी 1 लीटर मेरी गाड़ी में डाल दे। और क्या, अब जब गन्ने के जूस से ही गाड़ी चल सकती है तो भाई पेट्रोल क्यों डलवाऊं मैं। बहरहाल अब आप देखिए क्या हाल है। ये देखिए भाई, भूटान ने मना कर दिया है भारत से E20 एथेनॉल पेट्रोल लेने का।
भारत ने ऑफर किया था कि हम आपको E20, उन्होंने कह दिया भाई साहब, भूटान ने साफ मना कर दिया कि भाई आप बनाओ अपने लोगों का बेवकूफ़, हम नहीं लेंगे। और पूरे मुल्क भर से भैया जो मोदी के गुलाम थे ना, उनकी भी गाड़ियां बंद हो रही हैं। यहां तक कि पेट्रोलियम मिनिस्टर पगड़ी लगाकर झूठ बोल रहा है कि कोई कंप्लेंट आ ही नहीं रही है E20 की, इथेनॉल की कोई कंप्लेंट नहीं है। यहां तक कि वो गुलाम जो मोदी का और बीजेपी का पट्टा गले में पहनता था, हर चीज में, चाहे मोदी सरकार कितना ही गलत करे, भाई वो तारीफ करता था। पूरा जो है कुत्ता था, कुत्ता। देख लो, गले में जो पट्टा पहन रहा है बीजेपी का, ये कौन है भाई साहब? ये अंधभक्त है। अब इसकी खुद की गाड़ी खराब हो गई, बेचारे ने नई गाड़ी ली थी गुलामी कर करके, और उसके बाद इथेनॉल पेट्रोल की वजह से इसकी नई गाड़ी सीज हो गई, पूरा इंजन बेकार हो गया। सुनिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना? नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाएं? बहरहाल जब खुद की लगी है तो अब भौंक रहा है। और ऐसा एक मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से तस्वीर आ रही है, ऐसी बातें आ रही हैं। नई गाड़ी भाई लेना मत। इन्होंने खेल क्या किया है? नई गाड़ी आप ले नहीं सकते, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार लो, उस पर छूट दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कल्चर भारत में नहीं है। अब आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो 500 किलोमीटर दूर, तो अगर आपको चार्ज करनी हो अपनी गाड़ी, तो भाई साहब चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो वो ख़राब है। और कौन सा चार्जिंग फ्री में करते हैं वो? अभी भाई साहब हमारा हिंदुस्तान इस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम अपना सकें। लेकिन सरकार ने कितना बजाया है कि नहीं, इलेक्ट्रिक लो जी, इलेक्ट्रिक लो, ताकि बड़े बड़े ये जो उद्योगपति हैं उनका फ़ायदा हो सके। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद नहीं है जिन लोगों को, वो बेचारे फंस गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पसंद है गाड़ी आवाज़ वाली हो, कि पता तो चले कि कुछ गया है यहाँ से। ये क्या कुत्ते की तरह, अरे इलेक्ट्रिक पता ही नहीं चल रहा, हॉर्न मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पेट्रोल डीजल पता चल जाता है आगे चलने वालों को पीछे गाड़ी आ रही है। और यहाँ गाड़ी निकल गई और पता चला 300 किलोमीटर बाद चार्ज करनी है गाड़ी, तो जी पहले ये ढूंढो स्टेशन कहाँ है। स्टेशन पहुंचो तो पता चला कि 4 गाड़ी पहले लगी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। अब मानो मत मानो भाई, कोई बात नहीं। तो भाई साहब अब जो पेट्रोल है पूरी तरह से मिलावट वाला है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। दूसरे देशों ने भारत का मिलावटी तेल लेने से इनकार भी कर दिया है, लेकिन नंगे को काहे की शर्म आएगी? अब आप सोचिए मेरे भैया, जो हिंदू, मैं कहता हूं ये अंधभक्त दोगले हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इनसे बड़ा डरपोक और इनसे बड़ा कायर और दोगला कोई नहीं है। लो भैया फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट पढ़ लो। बांग्लादेश का बाइकआउट कर रहे थे अभी ये सुअरों का झुंड। अभी कुछ वक्त पहले सुअर पालने वाले, सुअरों को घर में पालने वाले विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे। अब इन्हीं के बाप की सरकार ने, मोदी सरकार ने, इसी आतंकवादी बांग्लादेश की सरकार के साथ टाई अप कर लिया है और वीज़ा शुरू कर दिया है, यानी रिश्ते नॉर्मलाइज करने शुरू कर दिए हैं। अब भैया ये अमित शाह करवा क्या रहा है आदमी, ये समझ से परे है। भाई बांग्लादेश ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि बीएसएफ 10 लोगों को इलीगल तरीके से धक्का देके हमारे बॉर्डर में घुसाने की कोशिश कर रही थी, हमने रोका है भारतीय फौज को। भाई ये हमारे बीएसएफ से क्या करवा रही है मोदी योगी सरकार?
ये जो अमित शाह करवा क्या रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसमें हमारी फोर्सेस का अपमान नहीं है क्या? कमाल की बात यह है कि थूक कर चाटना इन हिंदू सो कॉल्ड हिंदू सरकार से सीखो। भारत में मुसलमानों का बाइकआउट करते हैं और कतर पहुंच जाते हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कतर के अमीर से मिलने के लिए, कतर की डेलीगेशन से मिल रहे हैं, वहां गए हैं तेल भीख मांगने। ये अरबों की चाटुकारिता क्यों हो रही है? मैं गोदी मीडिया से पूछूंगा कि भाई अपनी माँ का दूध तुम लोगों ने पिया है या सुअर का ही दूध पिए हो तुम हैं? अब बोल के दिखाओ ना। अगर हिंदू मुसलमान करना है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करो और पूछो अपने बाप से कि यहां हिंदू मुसलमान करवा के, मुसलमानों का बाइकआउट करवा के, हिंदू संगठनों को फंड करवा के दक्ष चौधरी और ये जितने कुत्ते घूमते हैं दिल्ली में, ये गौ माता, राष्ट्र माता और फलान माता, धमाक माता और हम रक्षा दल, फलान दल, विश्व हिंदू परिषद, जो इन भाई ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, सरकार ही फंड करती है। वरना सोचो, अभी राघव चड्ढा के मीटिंग की जो वीडियो वायरल हुई, जितने नफरती कुत्ते थे जो हमारी भारत मां को नोच रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, राघव चड्ढा ने सबके साथ मीटिंग की थी। ये औकात हो गई है। तो अब सरकार से ये पूछो ना कि फिर मुसलमानों का बाइकआउट करना है तो भाई मुसलमानों से तेल लेना बंद करो। सबसे पहले औकात पे आओ, तुम अपनी औकात में आओ, भारत के अंदर खुद तेल निकालो और खुद अपने यहां तेल बनाकर बेचो। इराक का तेल क्यों ले रहे हो? कतर का तेल क्यों ले रहे हो? यूएई के आगे जाके क्यों झुक रहे हो? अबे औकात में रहो। अमेरिका से तेल, अपने बाप से तेल लो, अमेरिका, रशिया, इनसे तेल लो, अरबों का पूरा बाइकआउट करो। हजरात, ये भी वही हैं और अरब भी वही है। एक बात बोलना चाहता हूं, ये बस आपके जहन में डाल दूं क्योंकि आपके जहन में ये बात नहीं होगी। भारत के अंदर मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमान छोड़ दीजिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया जा रहा है। क्या वो सिर्फ हमारे पैगंबर हैं? क्या वो अरबों के पैगंबर नहीं हैं? क्या अरब मुसलमान नहीं हैं? तो अरबों को दिख नहीं रहा कि भारत के अंदर मोदी सरकार अपने हिंदूवादी लोगों से और हिंदू एजेंडा चलाने वालों से क्या करवा रही है? पैगंबर इस्लाम का अपमान करवा रही है। और अगर नहीं करवा रही है तो नाजिया इलाही जैसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही है? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भारत में क्यों हो रही है? भाई वो अरब हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं, हरामी। जो फिलिस्तीन के लिए ना बोले वो हमारे लिए बोलेंगे क्या? अरे हमें छोड़ दो भाई साहब हमारे हाल पे। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरब खामोश है कि अरब की मीडिया कवर नहीं कर रही है कि क्या हो रहा है। सब किया जा रहा है, सब चीज़ें कवर की जा रही हैं, लेकिन अरब खामोश है। अरब ये चाहे अगर ईमानदारी से तो भाई एक साथ अगर मोदी सरकार से कह दे कि ये तुम्हारे यहाँ हो रहा है, इसे बंद करो वरना आपके हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। खुदाए पाक की कसम पूरे यकीन से कह रहा हूं, आधे घंटे के अंदर मोदी को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ जाएगी। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि ऐसे काम ना करो, थोड़ा पॉजिटिव मुसलमानों के लिए रह के दिखाओ। बहुत ज़्यादा अरबों को जो है अब बुरा लग रहा है, उनके नोटिस पे बात आ गई है। लेकिन ये साले खुद गद्दार हैं अरब भाई। जो फिलिस्तीन के लिए न बोले वो हमारे लिए क्या बोलेंगे? पैगंबर इस्लाम के लिए क्या ही बोलेंगे? उनको भाई पैसे से मतलब है। वेनेजुएला में भूकंप आया था, आपको याद होगा। उस भूकंप से अब तक 3,500 वेनेजुएला के लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी लाशों को निकाला जा रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया का अलग गेम चल रहा है भाई। नॉर्थ कोरिया ने अपने युद्धपोत से 12 मिसाइलें लॉन्च की हैं एक साथ। चाइना के अंदर ही चाइना और रशिया ने अपनी नेवल समुद्री ड्रिल शुरू की है। वहीं मेरे दोस्तों भारत में क्या चल रहा है उसकी एक झलक दूंगा। उत्तराखंड अभी कुछ दिन पहले मैं खुद गया था। जितना हिंदू मुसलमान वहाँ है उतना शायद ही कहीं है, क्योंकि ये समझाया जा चुका है कि मुसलमानों से नफरत करना
ही हिंदुत्व है। सबसे पहला रूल ये है कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों को यहां से भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई नैनीताल में भी ये चल रहा है। अब हिंदू जो हैं मुसलमानों को भगाकर पीछे खुद क्या काम कर रहे हैं, वो प्रशासन ने खुलासा किया है आपके सामने। ये कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, ये सब के सब गिरफ्तार किए गए हैं। नैनीताल पुलिस ने जंगलों में एक रिजॉर्ट पर छापा मारा। यहाँ पेस्टिसाइड कंपनी ने अपने डीलर्स के लिए शराब, शबाब, कबाब पार्टी आयोजित कर रखी थी। 10 लड़कियों को 10-10 हज़ार रुपये देकर पार्टी में बुलाया था। दिल्ली, यूपी के पेस्टिसाइड डीलरों को गेट टुगेदर के नाम पर अय्याशी कराई जा रही थी। कार्यक्रम के जो संयोजक है वो हिंदू वाला यूपी मेरठ का रहने वाला उमेंद्र कुमार था। उमेंद्र के साथ 52 लोग पकड़े गए हैं। ज़्यादातर योगी के गोद के लोग हैं, यानी योगी जी के इलाके के लोग हैं। अब 2 बातें हैं, देह व्यापार तो हो ही रहा था, घपाघप दुकान चल रही थी और सारे हिंदू मिल के चला रहे थे इसे, और अलग से इनका जो बिजनेस था वो चल ही रहा था। तो बस से उन देह व्यापार करवाने वाले लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। भाई लगभग 51 लोग हैं और सारे के सारे हिंदू हैं, राम भक्त हैं। नाम सुन लीजिए जल्दी जल्दी। और आपको बता दूं कि जैसे हमारे मुल्क में आबादी है, वैसे ही क्राइम में भी दिख जाएगा आपको कि हिंदू भी मिल जाएंगे आपको, हिंदू मैक्सिमम मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेगा। देखिए मैं नाम पढ़ रहा हूं कौन कौन गिरफ्तार हुआ है उत्तराखंड के नैनीताल सेक्स रैकेट में। सर्वेश कुमार, रामानुज सिंह, वीरेंद्र दुबे, जीत बहादुर, अनिरुद्ध वर्मा, आशीष कुमार, आनंद कुमार, राघेंद्र पांडे, गौरव कुमार, राजेंद्र कुमार, दीपक कुमार, उमेंद्र कुमार, वरुण तिवारी, तिवारी साहब भी हैं भाई, सुनील कुमार पांडे, जयप्रकाश तिवारी, हरिशंकर तिवारी, विनोद कुमार, ज्ञानदेव, आलोक राजपूत, राहुल गुप्ता, विकास कुमार, अरुण, ब्रजेश, सोहन सिंह, मनप्रीत सिंह, पवन सिंह, अरविंद सिंह, गुरुदयाल सिंह, हरजीत सिंह, राहुल गुप्ता, गौरव कुमार, आशीष पांडे, प्रमोद सिंह, राकेश कुमार, देवेंद्र कुमार, आलोक कुमार, देशराज, राजकुमार, हरिनारायण, सौरभ प्रजापति, आलोक रंजन, राजेश, अकरम पुत्र सैफुल इस्लाम, हिमांशु सिंह, अनुराग तिवारी, गरवीन पाल, सुनील कुमार, ऐसे बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोचिए राम मंदिर वालों ने और सरकार ने हिंदुओं को क्या बेवकूफ बनाया, हिंदू मुसलमान करवाया और दबाकर देश में हिंदू मुसलमानों का कांड करवाया। हिंदू मुसलमानों से इतनी नफरत करने लगे कि 2 रकत मुसलमान नमाज पढ़ ले तो इनका धर्म हिल जाता है। ऐसा माहौल किसने बनाया? हिंदू मुसलमान एक दूसरे को, हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करने में इतना व्यस्त हो गया कि पीछे से राम मंदिर को ही लूट लिया हिंदुओं ने। और किसने लूटा? चौकीदारों ने लूटा। अब एक और नया मामला आया है, राम मंदिर के अंदर भाई सोने की रामचरितमानस गायब हो गई है। मेरे दोस्तों ये रामचरितमानस की असली तस्वीर है जो सोने की है। राम मंदिर को सोने की रामचरितमानस देने वाला भी कोई आम आदमी नहीं था, पूर्व IAS अधिकारी लक्ष्मी नारायण था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 5 महीने तक रामचरितमानस मंदिर में देखी गई। रोजाना इसकी पूजा होती थी, भक्त इसे देखने आते थे। मैं बहुत खुश था, अचानक से इसे हटा दिया गया। रामचरितमानस कहाँ है? मैंने कई बार इसका फॉलोअप लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात RSS के मोहन भागवत से भी हुई थी और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई मदद नहीं की और सब शांति रही। यानी हिंदुओं ने ही अपने भगवान श्री राम के चढ़ावे को लूट लिया। समझ रहे हो? तो ये कैसे हो गया? क्योंकि तुम मुसलमानों से नफरत करते रहे और तुम्हारे ही सुप्रीम हिंदुओं ने लूट लिया राम मंदिर को। दोस्तों अब एक ऐसा मैटर
जिस मैटर पे उस बहन की कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि शासन प्रशासन मदद क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे मदद मांगी गई या मेरे सामने वो चीज़ आई तो मैं और मेरे सब्सक्राइबर जो मदद कर सकते हैं करेंगे। तो बड़ा मामला ये है कि एक लड़की की शादी दिल्ली में हुई। लड़की का नाम रुबीना, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, अभी आप वीडियोस में देख लेंगे। उनके पति जो हैं इकबाल, वही चीज़। एलिगेशन ये है कि पत्नी को वो मारा करते थे और वो इतनी चीज़ें बढ़ गई सहते सहते कि आज वो रोज़ मारते हैं। इकबाल अपने बीवी को रोज़ मारते हैं, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। मैंने उस लड़की के भाई से बात किया तो पता ये चला कि भाई उन्होंने क्योंकि मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया कि भाई अगर इतना पीटा जा रहा है, तुम्हारी बहन को मारा जा रहा है, तो दिल्ली जाओ, अपने जीजा को समझाओ या कंप्लेन करो। तो भाई ने बताया कि भैया कंप्लेंट की हुई है हमने पहले, और पुलिस आई थी तो पुलिस से भी बदतमीजी। पुलिस ने कहा कि शराबी आदमी को क्या समझाएं, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है। शराबी को तो पुलिस ले आके पहले जेल में बंद कर दे, फिर नशा सारा उतारे। अगर कंप्लेंट हो रखी है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहले चंद वीडियोस उस बहन की सुनिए। मैं खुद भी पहले इस मामले को फेक समझ रहा था और मुझे खुद लग रहा था कि भाई व्यूज़ और लाइक के लिए हो सकता है ये किया जा रहा हो, लेकिन परिवारजन से मैंने खुद बात की है, तब पता चला कि ये तो मामला, भाई से मैंने बात करी लड़की के, तो पता चला कि ये मामला सच्चा है। और उस बेचारी को पढ़ना ही नहीं आता तो कमेंट कहाँ से पढ़ेगी, रिप्लाई कहाँ से देगी? डीएम मैंने भी किया था तो डीएम में रिप्लाई कैसे करेगी, ये हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई पढ़ी लिखी है तो भाई चला रही है, रील बना रही है, डिस्क्रिप्शन लिख रही है, पोस्ट कर रही है। अब आपको ये भी बता दूं, आप कहेंगे भैया वो फ़ोन क्यों नहीं कर, भाई सिम तोड़कर पति देव ने उनकी फेंक दी है पहले ही। अब बस वो वाईफाई से कनेक्ट करके जैसे जुगाड़ लगा के वो बेचारी चला रही है, और मुझे लगता है कि ये कुछ दिन की बात है, क्योंकि वो लगातार वीडियो बनाकर मदद मांग रही है और मदद नहीं मिल रही है। अल्लाह ना करे उसको कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह ना करे उसे बेच दिया जाए, दफना दिया जाए अपने पति के द्वारा, तो महिला आयोग कहाँ मरा हुआ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है, ये समझ से परे है। हालांकि दिल्ली का यह मामला है तो दिल्ली पुलिस छोड़ती नहीं है। दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधियों की टांग 2 मिनट से पहले चीर देती है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की मदद करने में तत्पर रहती है, इस बात की गारंटी मेरी है। दिल्ली पुलिस के और मामले पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो लड़कियों पर जुल्म होता है घरों के अंदर, इस मामले में मुझे अच्छे से मालूम है कि पुलिस कितनी इसमें एक्टिव रहती है। एक कंप्लेंट पर सारा खेल हो जाता है। पहले बहन की ये तकलीफ सुनिए, ये चंद वीडियोस हैं, उनके दर्द को समझिए। तो ये सारा सामान सुबह ही आ गए, सारा सामान सुबह में बच्चों को बराबर से चाय मांग के लाई, तो जब बराबर से बच्चों को चाय पिला रही, देखो सारा सामान सब ऐसा पड़ा हुआ है और मुझे मारा। मेरे बच्चे देखो कितने छोटे हैं, कितने मासूम बच्चे मेरे, और मार के बहुत छीन के बहुत मुश्किल है मैंने ये फोन छीना है। मुझे ज्यादा सपोर्ट कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत मारा है जो मेरे मासूम बच्चे हैं। देखो बहुत मजबूरी में चारा को लगी हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे परवरदिगार। देखो आप लोग मुझे वीडियो में सपोर्ट करा लोगों ने, सुबह से आके मुझे बहुत मारा। मैं रोड पे से बहुत छीन के लाई है, बहुत मुश्किलों में। देखो मेरे मासूम बच्चे भी रो रहे हैं, मैं बहुत मुश्किलों में बहुत छीन के लाई हूँ। पूरा रोड भर गया था। जब मुझे पहले बुला के मुझसे कह रहा नंबर लूंगा फोन का, मैंने फोन मत ले, कह रहा तेरे डिलीट करूंगा जितने तेरे फॉलोवर हैं या जितने तेरे लोगों ने सपोर्ट करा है सब डिलीट करूंगा। और मुझे मार के फोन ले जा रहा, बड़े मुश्किलों से मैं फोन लाई हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखो मुझे बहुत मारा है और फोन छीन के ले जा रहा है। मैं रोड पे से फोन लाऊंगी, बहुत मुश्किलों में फोन लाऊंगी, रोड पे से लाऊंगी, बहुत फोन छीन के। मेरे मासूम बच्चे हैं, देखो
पागलों की तरह भागती गई, मैंने कहा फोड़ के फोन छीनने के लिए। जी कहता सब डिलीट करूंगा, तेरे सब डिलीट करूंगा। अब ये चीज मुझसे देखी नहीं गई, मुझे नहीं पता कि आगे ये बहन जिंदा रहेगी कि नहीं। जिम्मेदार प्रशासन होगा, जिम्मेदार प्रशासन होगा। पहले ही बोल रहा हूं, तारीख देख ली जाए, ये नीचे तारीख आती रहती है, अपलोड डेट देख लिया जाए, मैंने पहले ही आवाज़ उठाई है। अब सुनिए, यहाँ तक कि बहन तक ये खबर पहुंची कि रज़ा भाई तक मामला पहुंच गया है, तो उन्होंने हमसे भी मदद मांगी और 4 बातें और उन्होंने बताई हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मेरे ससुराल सहसमान की है और मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे बहुत अत्याचार हो रहा है। मेरे शोहर मुझे बहुत मारते हैं और जान से मारने की धमकियां देते हैं और हालांकि उन्होंने बहुत बार कोशिश भी कर चुके हैं और मुझे पूरा शरीर से बेकार कर दिया है। मेरे सर में इतनी चोटें हैं, मुझे इतना मार के गए हैं कल भी। और ये वीडियो रज़ा साहब तलक, रज़ा भाई तलक पहुंचा दें और मुझे इंसाफ मिले बस। हजरात, इनके शौहर पति इकबाल, अब मेरे पास लाइव अपडेट ये है कि ये अपने साले साहब को धमकी दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं और अल्लाह जाने अब अपनी बीवी के साथ क्या करेंगे, अल्लाह जाने अपनी पत्नी के साथ अब ये क्या करेंगे, रूबीना के साथ ये क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। और कितना मारेंगे इस वीडियो के बाद कि वहां तक बात पहुंचा दिया, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अभी आपके हाथ में है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्रॉप करो, ट्रिम करो, काटो, शेयर करो। महिला आयोग अगर देख रहा है तो देखे, समझे और संज्ञान ले। दिल्ली पुलिस से अपील है कि संज्ञान ले। आपकी स्क्रीन पर यह आदमी वही है जो अपनी पत्नी पर जुल्म और सितम कर रहा है। बताया यह भी गया है परिवारजन के द्वारा मुझे कि भाई ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से तो नहीं लेकिन किसी न किसी पार्टी से हैं। अब वो पार्टी मुझे कंफर्म नहीं है और पार्टी में भी कोई अधिकारी नहीं है, होगा ड्राइवर व्राइवर कोई ऐसे रोल पर होगा। उसका ये सारा भरम अपनी धर्म पत्नी को दिखाकर ये मर्दानगी दिखा रहा है, मार रहा है उसे, अपने बच्चों के सामने मार रहा है। 9 साल हो गया शादी को। अरे भाई क्यों कत्ल कर, जिस इंसान ने तेरा 9 साल तक साथ दिया और सारी जिंदगी वो तुम्हारा साथ देने को राजी है, तुम किस लिए मार रहे हो उसे। बहरहाल उनके भाई की अपील भी मुझ तक पहुंची है, अब भाई को भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जसीम और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये रूबीना मेरी सगी बहन है। दिल्ली अभी इस समय रह रही है, रहने वाले बदायूं की है। पति इसका सहसमान का है, शादी को 10 साल हो चुके हैं। अत्याचार इस हद तक बढ़ गए हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बेल्टों की मार मारता है। थाने में हमने 2 साल पहले जो रिपोर्ट दी थी, कंप्लेन दी थी, पुलिस वालों को इसने गाली बकी और हम लोगों को धमकियां दी और बार बार मेरी बहन को धमकियां दे के ले जाता था। मेरी बहन रिश्ता बचाने के लिए अत्याचार सह रही थी, बहुत सह रही थी। उसने काफी कुछ बर्दाश्त किया ताकि उसका रिश्ता बचा रहे, लेकिन अब हाथ पार कर दिया इसने। इसलिए हम ये वीडियो बना के राजा साहब को मतलब भेज रहे हैं ताकि हमारे आगे से आगे मदद हो सके। और बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई का। तो भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके, माहौल बड़ा बुरा है, कब क्या हो जाए नहीं पता, मेहरबानी करके अपनी इस बहन की जान बचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।